welcome to our YouTube channel Constance Mind. In this video, we will discuss about the UGC NET, JARA, PhD and assistant professor and all universities PhD entrance test also. फर्स्ट पेपर जो कि कंपलसरी होता है, अनिवार्य होता है सभी के लिए और लगभग सारी यूनिवर्सिटीज़ में फ़र्स्ट पेपर ये पूछे जाते हैं, जिसमें कि रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड और कुछ रीजनिंग तथा मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस होते हैं जो कि सभी को करने अनिवार्य होते हैं। यहाँ पर इस वीडियो में हम अब से पार्ट्स बाय पार्ट लाते जाएंगे एमसीक्यूज़ के। ये फर्स्ट पार्ट रहेगा और यहाँ पर बोथ हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। ये जितने पेपर होंगे सब ओल्ड मतलब पुराने परीक्षाओं पर आधारित प्रश्न होंगे और इनसे आपको काफ़ी मदद मिल सकती है। तो हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल पर आप इसका PDF पा सकते हैं। तो अगर आपको PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें और वहाँ पर हम आपको PDF अवेलेबल करा देंगे फर्स्ट पेपर का। आपकी कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं। अगर आपकी कोई सजेशन हो तो आप अपना छोटा भाई समझ कर ही सजेशन दे सकते हैं, ठीक है। UGC NET NTA जो कंडक्ट कराती है JRF परीक्षा, नेट JRF परीक्षा, ये 2018 के प्रश्न पत्र में ये फर्स्ट पेपर हम आपके सामने अब रखने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, विच एमंग द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स इमोशनल इंटेलिजेंस एज लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स। निम्नलिखित में से कौन एक विद्यार्थी के गुण के रूप में भावनात्मक बुद्धि को उत्तम विधि से वर्णित करता है। पहला ऑप्शन है रिकॉग्नाइज दियर ऑन एंड अदर पीपल्स इमोशंस एंड दूसरा ऑप्शन है एक्सप्रेसिंग दियर इमोशंस स्ट्रांगली। तीसरा ऑप्शन है यूज़ इमोशनल इंफॉर्मेशन टू गाइड थिंकिंग। तो चौथा ऑप्शन है गुड ऑब्जर्वेशन, साइंटिफिक थिंकिंग एंड डिडक्टिव रीजनिंग। पांचवा ऑप्शन है एडजस्टिंग इमोशंस टू अडॉप्ट टू इन्वायरमेंट, बीइंग क्रिएटिव एंड ओपन टू डाइवर्स व्यू पॉइंट्स। इट्स लास्ट ऑप्शंस। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही है, यूज इमोशनल इंफॉर्मेशन टू गाइड थिंकिंग एंड बिहेवियर। सोच और व्यवहार को निर्देशित करने के लिए भावनात्मक सूचना यानी इमोशनल इंटेलिजेंस का प्रयोग करना। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है, विच एमंग द फॉलोइंग कैन बेस्ट बी यूज्ड एज एन एसिंक्रोनस टीचिंग एड। निम्नलिखित में से किसे एक अतुल्यकालिक एसिंक्रोनस जिसको कहते हैं सहायक शिक्षक प्रणाली के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। अच्छा, ये एसिंक्रोनस क्या है इसके बारे में अगर जानना है तो यह एक प्रकार की शिक्षक सहायक सामग्री को कहते हैं। एसिंक्रोनस मतलब सहायक शिक्षण सामग्री जो कि छोटी उम्र के विद्यार्थियों के लिए अति आवश्यक होती है। यह उनके मतलब अधिगम को क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड में वृद्धि प्रदान करता है। किसी भी विद्यार्थी के स्टैंडर्ड में वृद्धि प्रदान करता है। और इनके जो एसिंक्रोनस शिक्षण सहायक सामग्री हैं वो कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर आपको 1 2 3 4 मतलब स्काइप, ब्लॉग, फेसबुक पोस्ट, ऑनलाइन चैट, ईमेल, गूगल हैंगआउट, इनकी मदद में से इनमें से कौन सा मतलब लिया जाता है। तो नीचे कूट दिए हुए हैं। यहाँ पे ऑप्शन आपका सही होगा डी, 2 3 और 5। मतलब यहाँ पे आपका ब्लॉग आता है और फेसबुक पोस्ट आता है तथा ईमेल आता है। ये आपका लास्ट डी ऑप्शन इसका सही होगा, ये वाला, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन है निर्माणात्मक मूल्यांकन का लक्ष्य है, मतलब गोल ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट इज। फॉर्मेटिव असेसमेंट्स क्या है, सबसे पहले फॉर्मेटिव असेसमेंट समझते हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है जैसे इसका लक्ष्य होता है विद्यार्थियों के स्टैंडर्ड की निगरानी करना। फॉर्मेटिव असेसमेंट का लक्ष्य होता है विद्यार्थियों के जो स्टैंडर्ड हैं उनकी निगरानी करना तथा उनको हमेशा फीडबैक प्रदान करना है। पूरे शैक्षणिक जो कार्य होता है उसको जारी रखने के लिए तथा आवश्यकता के अनुसार बदलने, उसके संबंधित जो सूचनाएं होती हैं उसको एकत्र करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इससे जो होता है अध्यापन तथा अध्ययन दोनों का स्टैंडर्ड अच्छा रहता है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों के स्टैंडर्ड को प्रगतिशील बनाना होता है। यहाँ पर ऑप्शन आपके हैं प्रोमोट स्टूडेंट टू नेक्स्ट लेवल, सतत फीडबैक प्रदान, विद्यार्थी अधिगम की निगरानी। तो आपको समझ में आ गया होगा ये बी ऑप्शन ही सही होगा, मतलब मॉनिटर स्टूडेंट लर्निंग टू प्रोवाइड ऑनगोइंग फीडबैक, मतलब बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही है। तो आप इस पर टिक कर दीजिए। चौथा क्वेश्चन है, एक ऐसे विद्यालय जिसमें अनुत्तीर्ण
की संख्या बहुत ज़्यादा हो, मतलब इन ए स्कूल इन विच देयर आर लार्ज नंबर ऑफ फेलर्स यू मे लाइक टू डेवलप टेस्ट ऑफ for eliminating those who are likely to have substantial difficulties in meeting the academic goals of teaching. For this, you need to develop text which should be able to predict the individual's ability or the readiness to undertake the study of school subject successfully. What is the name of such test? तो मतलब इसमें जो अनित्रोणी की संख्या ज़्यादा हो जाती है ऐसे विद्यालय, उसमें एकेडमिक उद्देश्य जो होता है उसको बनाए रखने के लिए, उसको हासिल करने के लिए जो प्रश्न पत्र विकसित किया जाता है उसको क्या कहते हैं? तो इस प्रकार के जो प्रश्न पत्र विकसित किए जाते हैं उनको क्या कहते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं लास्ट में, प्रोग्नोस्टिक टेस्ट। प्रोग्नोस्टिक्स टेस्ट मतलब भविष्य सूचक परीक्षण, अचीवमेंट टेस्ट, उपलब्धि परीक्षण, एटीट्यूड टेस्ट एंड एनालिटिकल टेस्ट। यहाँ पर ऑप्शन सही होगा आपका भविष्य सूचक परीक्षण, प्रोग्नोस्टिक्स टेस्ट। ये भविष्य के लिए अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एकेडमिक्स जो होती हैं इस प्रकार के प्रश्न पत्र तैयार करती हैं। 5वां क्वेश्चन है, इन टीचिंग लर्निंग कॉन्टेस्ट रिजल्ट ऑफ एन इवेल्युएशन आर यूजफुल टू टीचर्स इन वेरियस वेज विच अमंग द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज फॉर टीचर। मतलब शिक्षण जो अधिगम होता है, शिक्षण स्टैंडर्ड जो होता है, उसके लिए किसी मूल्यांकन के नतीजे शिक्षकों के लिए अनेक प्रकार से उपयोगी होते हैं। निम्नलिखित में से शिक्षक के लिए क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपयोग है? तो यहाँ पर होगा पहला ऑप्शन, यहाँ पे 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, इन्हीं 4 ऑप्शन में से आपको टिक करना है। पहला है प्लानिंग इंस्ट्रक्शंस एंड नोइंग द इफेक्टिवनेस ऑफ द टीचिंग स्ट्रेटजीज यूज्ड बाय देम, और दूसरा है गेटिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट स्टूडेंट्स स्टडी इंटरेस्ट, तीसरा है टू डिसाइड प्लेसमेंट ऑफ स्टूडेंट इन अदर इंस्टीट्यूशन, चौथा है टू आइडेंटिफाई होम इम्प्रेशन ऑन स्टूडेंट। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर ऑप्शन सही होगा ए, प्लानिंग इंस्ट्रक्शंस एंड नोइंग द इफेक्टिवनेस ऑफ द टीचिंग स्टडी यूज्ड बाय देम, ये ए ऑप्शन सही है। ठीक है, अब आता है हमारा रिसर्च एप्टीट्यूड। मतलब टीचिंग एप्टीट्यूड के 5 क्वेश्चंस लगभग आते हैं एक पेपर में, मतलब, और फिर उसके बाद रिसर्च एप्टीट्यूड के आते हैं। रिसर्च एप्टीट्यूड में पहला क्वेश्चन मतलब 6वां क्वेश्चन है, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंटिफिक मेथड ऑफ रिसर्च आर, शोध की वैज्ञानिक विधि की विशेषता है। पहला एम्पिरिसिज्म, ऑब्जेक्टिविटी, सिस्टमैटिक, सिक्योरिटी रिलेटेड, प्रेडिक्टिव। इसमें से कौन सा सही है उसके लिए कूट दे रखा है और उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है। तो यहाँ पर कौन सा सही होगा? 1, 2, 3 तथा 6, मतलब ये लास्ट वाला कूट आपका सही होगा, ये डी वाला 1, 2, 3 और 6, मतलब 1, 2 और 3 तथा 6 ये आपके सही होंगे। यही को है वैधानिक विधि की विशेषता है। 7वां क्वेश्चन है, इन अ रिसर्च सेटिंग, एक रिसर्च सेटिंग में मतलब शोध परिवेश में प्रतिभागी पार्टिसिपेंट जो होते हैं सिर्फ इस कारण अलग तरह से व्यवहार कर सकते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। व्यवहार की बजाय विशेष ध्यान की प्रति उपचारित समूह का यह करताव क्या कहलाता है? यहाँ पर आपको दिया गया है 4 ऑप्शंस, हाथरॉन प्रभाव, अटेंशंस डिफिसिट मतलब ध्यान की कमी, और जंग इफेक्ट, मॉलो इफेक्ट। तो यहाँ पर हाथरॉन इफेक्ट होगा, यह हाथरॉन प्रभाव होता है। और हाथरॉन प्रभाव होता क्या है इसको थोड़ा अगर हम ध्यान से जानेंगे तो एक हाथरॉन प्रभाव एक प्रकार का पूर्वाग्रह है। यह जो है प्रयोगात्मक परिस्थिति में तब पैदा होता है जब शोधकर्ता जो शोध कर रहा है प्रयोग के लिए चुने गए जो प्रयोग होते हैं के बारे में पूर्व जानकारी रखता है। मतलब जो अपने मैटर चूज किया है प्रयोग के लिए उसके बारे में अगर आपको पहले से ज्ञात है तो यहाँ पर वो हाथरॉन इफेक्ट वहाँ पर लगता है, यही एक हाथरॉन प्रभाव है। 8वां क्वेश्चन है, व्हेन अ रिव्यूअर रिव्यूज अ रिसर्च आर्टिकल विदाउट नोइंग द ऑथर नेम इट इज़ रिफर्ड एज। मतलब जब कोई समीक्षक जो होता है, जब कोई समीक्षक लेखक का नाम जाने बगैर एक शीघ्र शोध की समीक्षा करता है तो यह क्या कहलाता है? यह कहलाता है एनोनिमस रिव्यू, मतलब गुमनाम पर समीक्षा, बिहाइंड द कर्टन रिव्यू, ब्लाइंड रिव्यू और अनकैटेगराइज्ड रिव्यू। तो ये यहाँ पे क्या कहा जाएगा? ब्लाइंड रिव्यू। ठीक है, ये ऑप्शन आपका सही होगा, अप्रकट समीक्षा, सी ऑप्शन सही। अब आ गया है 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन क्या है? यहाँ पर है कि द काइंड ऑफ नंबर विच डू नॉट रिप्रेजेंट अमाउंट बट इंस्टीड रिप्रेजेंट काइंड, डिफरेंट क्वालिटीज, टाइप्स और कैटेगरीज आर कॉल्ड एज। मतलब वैसी संख्याएं जो राशि नहीं बल्कि जाति, जो कि भिन्न गुण, प्रकार अथवा श्रेणी की द्योतक होती हैं क्या कहलाती हैं? तो ये कहलाएंगी नॉमिनल, ठीक है, संज्ञात्मक कहलाती हैं।
तो अब हमारा है 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? पोस्टर सेशन इन रिसर्च कॉन्फ्रेंस प्रोवाइड बिटवीन अपॉर्चुनिटीज फॉर, मतलब जो शोध सम्मेलन होते हैं उसमें जो पोस्टर सेशन होता है निम्नलिखित में से किसके लिए उत्तम अवसर प्रदान करते हैं? पोस्टर सेशन किसके लिए? फॉर्मल स्पीचेज, डिस्प्ले ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, फोकस ग्रुप डिस्कशन, इंटरपर्सनल इंटरेक्शंस। यहाँ पे कौन सा सही होगा? तो यहाँ पर आपका सही होगा डी ऑप्शन सही है, अंतर व्यक्तिक अंतःक्रिया, मतलब इंटरपर्सनल इंटरेक्शंस। आपको क्वेश्चंस दोस्तों थोड़ा हार्ड लग रहे होंगे, लेकिन इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। हम आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं करा सकते कि जो बहुत ज़्यादा सरल हो और फंसे ही ना, ठीक है? इस तरह से क्वेश्चन आप करेंगे, बोर जो होंगे उनके लिए हम ये कहेंगे कि आप पीडीएफ भी ले सकते हैं। थोड़ा सा आप इसको देखिए, थोड़ा सा आप पीडीएफ भी देखिए। आप पीडीएफ रखे रहें तब इसको खोलें तो आपको हो सकता है ज़्यादा फायदा हो। अब उसके बाद आता है 2 सेक्शन कंप्लीट हो गए। पहला 5 क्वेश्चन था आपका किससे? टीचिंग एप्टीट्यूड से। फिर उसके बाद 5 क्वेश्चन थे आपके रिसर्च एप्टीट्यूड से। अब ये 5 क्वेश्चन आपके बोध, मतलब कि यहाँ पर रहेगा आपका परसेप्शन। बोध को क्या कहते हैं? परसेप्शंस। तो परसेप्शन में आपको पैसेज रीड करने होते हैं। यहाँ पे दिया है कि रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर क्वेश्चन 11 to 15। ये आपको बोध के ऊपर के आधारित करते हैं, और इसमें क्या होता है कि आपको पैसेज को पूरा अच्छे से रीड करना होता है। द पैसेज के जो शीर्षक होते हैं उसको भी हो सकता है कभी कभी पूछ ले। यहाँ पर हिंदी में भी दिया है और इंग्लिश में भी दिया गया है। नीचे दिए गए परिच्छेद को सावधानीपूर्वक पढ़ें और प्रश्न 11 से 15 तक के उत्तर दें। यहाँ पर डिजिटलाइजेशन के बारे में बताया गया, और इसमें जो है ये है कि कौन है इसमें जो सूचनाओं का स्वामी है। जो सूचनाओं का स्वामी है इस डिजिटल दुनिया में, हमें मुक्त और निर्मुक्त के बीच बुनियादी चयन करना है। एक मुक्त संसार और एक कौन सा? निर्मुक्त संसार। निर्मुक्त संसार का मतलब ये है कि आप जो सूचनाएं आदान प्रदान करते हैं वो क्या है? मुक्त संसार है, ठीक है? उसमें आप डिजिटलाइजेशन है, सूचनाएं आदान प्रदान कर सकते हैं, इसमें आपका प्रभुत्व भी होता है। लेकिन उन सूचनाओं का संग्रह अगर कोई कर रहा है तो वो आपके ऊपर स्वामित्व है, ठीक है? मतलब उसका अधिकार आपके ऊपर बनता जा रहा है, आपकी सूचनाओं का संग्रह हो रहा है। तो यहाँ पे कुछ खतरा भी है, और इसी के बारे में ये पैसेज है। अब हम पैसेज नहीं पढ़ेंगे, आप इसको ध्यान से पढ़ सकते हैं। ये पूरा पैसेज है, ठीक है? आप इसको पढ़िए। पैसेज के बाद यहाँ पे पहला क्वेश्चन है 11वां, हाउ विल एन ओपन वर्ल्ड फंक्शन? एक मुक्त दुनिया कैसे कार्य करेगी? तो यहाँ पे ऑप्शन है विद लिमिटेड चॉइसेस इन, और दूसरा है इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल टू एवरीवन। सी है इंफॉर्मेशन इज एक्सक्लूसिव, मतलब सूचना विशिष्ट लोगों के पास रहेगी। डी है इंफॉर्मेशन इज कंट्रोल। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? एक मुक्त दुनिया कैसे कार्य करेगी? तो यहाँ पर सूचनाएं जो होंगी वो सबको उपलब्ध होंगी, ठीक है? तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही होगा। तो 12 क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ क्लोज्ड वर्ल्ड? एक क्लोज्ड वर्ल्ड की क्या विशेषताएं हैं? यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं और यहाँ पे कूट दिया हुआ है। तो आपको यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि पहला जो है वो शक्ति और धन का केंद्रीकरण है। दूसरा नवाचार नियंत्रित होता है। तीसरा है दवाएं सिर्फ अमीरों की पहुंच में होती हैं। चौथा है स्वतंत्रता छलसारित होती है, मतलब फ्रीडम इज मैनिपुलेटेड। पांचवा है इंफॉर्मेशन इज शेयर्ड बाई ऑल। छठवां है क्रिएटिविटी इज रिकॉग्नाइज्ड। यहाँ पे कह रहा है कि जो क्लोज्ड वर्ल्ड होगा उसकी विशेषताएं ये होंगी कि यहाँ पे उसके लिए पहला ऑप्शन सही है, लेकिन पहले ऑप्शन में थोड़ी त्रुटि है। यहाँ पे ये पहला ऑप्शन जो होगा वो 1, 2, 3 तथा 4 होगा, मतलब शक्ति और धन का केंद्रीकरण होगा। दूसरा नवाचार नियंत्रित होता है। तीसरा दवाएं सिर्फ अमीरों के पहुंच में होती हैं, और चौथा स्वतंत्रता छल साधित होती है। ये 5 ऑप्शन आप 4 ऑप्शन अगर आप देख रहे हैं तो इसमें क्लोज्ड आपको दिख रहा है, लेकिन जो सब यहाँ 5वां और 6वां पॉइंट है, सब लोग सूचना साझा करते हैं, ये क्लोज्ड में नहीं आता है, ठीक है? और यहाँ पे रचनात्मक की स्वीकृति होती है। तो क्रिएटिविटी इज रिकॉग्नाइज्ड ये भी क्लोज्ड वर्ल्ड में नहीं आती है, इस पर किसी का स्वामित्व नहीं होता है। लेकिन ऊपर के जो 4 ऑप्शन है इसमें स्वामित्व किसी दूसरे का है। तो ये जो है क्लोज्ड वर्ल्ड, जहाँ पे स्वामित्व किसी का होगा आपके ऊपर, वो क्लोज्ड वर्ल्ड में आएंगी। जिस पर स्वामित्व नहीं है किसी का वो क्लोज्ड वर्ल्ड में नहीं आएंगी। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4। 13वां क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इन एन ओपन वर्ल्ड? एक मुक्त दुनिया में बौद्धिक संपदा अधिकारों की क्या स्थिति है? तो दे आर मोनोपोली राइट्स, मेडिकल फार्मूले आर रिस्ट्रिक्टेड, रिप्लेस्ड बाई रिन्यूमरेशन राइट्स, प्रोटेक्टेड
इंटेलेक्टोरियल राइट्स मतलब संरक्षित स्वामित्व अधिकार। तो ये 4 ऑप्शन हैं, इनमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा। क्या? रिप्लेस्ड बाई रीन्यूमरेशंस राइट्स। ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। ठीक है। 14वां क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज ऑन द प्रेजेंट डे वर्ल्ड, मतलब वर्तमान विश्व पर डिजिटल तकनीकों का क्या प्रभाव है? तो क्रिएटिविटी इज साइड लाइंड, मैकेनिकल एक्यूरेसी इज डिस्टॉर्टेड, टेडियस टास्क सी एन अपवर्ड ट्रेंड, ह्यूमन टास्क आर परफॉर्म्ड बाई मशीन्स। तो यहाँ पे वर्तमान विश्व में डिजिटल तकनीकों का क्या प्रभाव पड़ रहा है? तो डी ऑप्शन, मशीन मानवीय कार्य संपादित करते हैं, मतलब ह्यूमन टास्क आर परफॉर्म्ड बाई मशीन। तो आप थोड़ा सा पढ़े रहेंगे तो आपको बस यहाँ पे कन्फ्यूज़न ना हो तो सारे क्वेश्चन सही हो सकते हैं। और ये बात सही है, वर्तमान में संपूर्ण विश्व पर डिजिटल तकनीकों का प्रभाव व्यापक हो गया है। मशीन मानवीय कार्यों को संपादित करने लगे हैं। डिजिटल तकनीक में सुधार के कारण आज यह कार्य निर्माण से लेकर मुलाकात का समय तय करने तक मानव द्वारा किए जाने वाले ज़्यादा से ज़्यादा काम निपटा रही है। तो एक प्रकार से डिजिटलाइजेशन जो है वो आपके पूरी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसको स्टोर भी करता है। तो यहाँ पे 15वां क्वेश्चन है द क्रक्स ऑफ द मैसेज कंटेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मतलब परिच्छेद के सार में निम्न कथन शामिल हैं। पहला, डिजिटल टेक्नोलॉजी इज डेंजरस, दोज हु ऑन इंफॉर्मेशन विल ऑन द फ्यूचर, जो सूचना के स्वामी है वही भविष्य के स्वामी होंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल डू द ह्यूमन टास्क, मोनोपोली ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी हैज़ लेड टू अनइक्वल ऑनरशिप ऑफ इंफॉर्मेशन। यहाँ पर आप देखेंगे तो बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन दिए हुए हैं। ये ऑप्शन ही जो है आपके क्वेश्चन गलत होने के चांस को बढ़ा देते हैं। आप जो भी हैं क्वेश्चन जो पूछा जाता है अगर वो ऑप्शनल है, ऑप्शनल जवाब आपको देने हैं तो वो जो ऑप्शन होंगे उनको आप बहुत ही ध्यान से पढ़ें। यहाँ पर एक ऑप्शन ये भी है, आप इसको देखेंगे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स शुड बी प्रोटेक्टेड इन एन ओपन वर्ल्ड। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 ऑप्शंस हैं, उसके नीचे कूट दिए हुए हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बी सही होगा। बी कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन में ये कह रहा है कि 2 3 और 4, ये देख सकते हैं आप, ये देख सकते हैं आप, बी ऑप्शन क्या कह रहा है? 2 3 और 4, मतलब ये और ये, इन्हीं को हमें देखना है। तो आप इनको देखिए, दो कह रहा है कि जो सूचना के स्वामी है वही भविष्य के स्वामी होंगे। तीसरा है कृत्रिम प्रज्ञा मानवीय कार्य संपादित करेगी, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल डू द ह्यूमन टास्क। चौथा है मोनोपोली ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी हैज़ लेड टू अनइक्वल ऑनरशिप ऑफ इंफॉर्मेशन, डिजिटल तकनीकी के एकाधिकार से, यहाँ पे सूचना होगा जो छूना लिखा है, ठीक है, सूचना का असमान स्वामित्व उत्पन्न हुआ है। यहाँ पर अब अगला पार्ट है संप्रेषण, कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है इन वर्बल कम्युनिकेशन वर्ड एक्ट एज, मतलब जो मौखिक कम्युनिकेशन होता है उसमें निम्नलिखित में से किसका कार्य करते हैं? जो शब्द होते हैं, मतलब मौखिक कम्युनिकेशन में शब्द किसका कार्य करते हैं? फिलर का, डिकोरेटिव्स का, सिंबल्स का, पैसिव बैरियर्स का। तो यहाँ पे किसका काम करते हैं? सिंबल्स का। ठीक है, तो ये सी ऑप्शन सही है। अगला 17 क्वेश्चन है मॉडर्न एजुकेशनल कम्युनिकेशन इज डिस्क्राइब्ड एज, जो आधुनिक शैक्षिक संप्रेषण है उसको किस रूप में वर्णित किया जाता है? तो ये टेलियोलॉजिक मतलब प्रयोजनमूलक, नॉन डिस्ट्रीब्यूटिव गैर वितरणात्मक, अनअप्रॉक्सीमेट अपरिमेय तथा टेलीस्कोपिक मतलब दूरदर्शात्मक। 17वें का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर ऑप्शन आपका ए सही होगा कि मतलब जो मॉडर्न एजुकेशनल कम्युनिकेशन है वो टीलियोलॉजिक के रूप में वर्णित किया जाता है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये टीलियोलॉजिक ऑप्शन सही होगा। अगला 18th क्वेश्चन है इफेक्टिव क्लासरूम्स कम्युनिकेशन वुड हेल्प स्टूडेंट्स इंटरनलाइज, मतलब प्रभावी कक्षागत संप्रेषण से छात्र क्या आत्मसात कर सकते हैं? तो पहला नॉलेज है, दूसरा सब्जेक्ट मैटर है, तीसरा आर्टिकुलेशंस है, चौथा लैंग्वेज फैसिलिटी है, पांचवा नॉन रिस्पॉन्सिवनेस है, छठवां मॉडलिटीज़ ऑफ रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पर हम कौन से ऑप्शन को चूज करेंगे? पहले कूट को देखते हैं, कूट से ही हमें ऑप्शंस मिलेंगे। पहला ए वाला सही है जिसमें कि आता है पहला, दूसरा और तीसरा तथा चौथा। पहला नॉलेज आएगा और दूसरा आएगा सब्जेक्ट मैटर, फिर तीसरा आएगा
आर्टिकुलेशन चौथा आएगा, लैंग्वेज, फेलिसिटी। यही 4 ऑप्शंस जो होंगे इसमें आएंगे। कौन कौन से? तो ये पहला से लेके आपका चौथा तक, ठीक है, 1 2 3 और 4। इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन की यही डिफिनीसन है कि कक्षा में कम्युनिकेशन की ऐसी प्रभावी स्थिति जिसके अंतर्गत छात्र शिक्षक द्वारा प्रेषित शिक्षा या सूचना का यथासंभव गृहित करता है, वही इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्लासरूम कम्युनिकेशन कहलाता है, ठीक है। 19th क्वेश्चन है, उसमें कूट दिए हुए हैं। द चैलेंजिंग बिहेवियर्स ऑफ स्टूडेंट्स एज रिलेटेड टू कम्युनिकेशंस आर। तो ये जो कम्युनिकेशन है जुड़े छात्रों के चुनौतीपूर्ण व्यवहार कौन कौन से हैं? पर्पजिव चैलेंजेस, क्रिटिकल चैलेंजेस, प्रोसीड्यूरल चैलेंजेस, इवेल्युएशन चैलेंजेस, प्रैक्टिकलिटी चैलेंजेस, पावर चैलेंजेस। तो इनमें से कूट दिए हुए हैं, कौन से कूट आपके सही होंगे? यहाँ पर आपका कूट सी सही होगा, 3 4 5 और 6। मतलब इसमें आपका प्रोसीड्यूरल चैलेंजेस, इवेल्युएशन एंड प्रैक्टिकलिटी तथा पावर चैलेंजेस 3 4 5 और 6 होगा, ठीक है। तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन आपका सही हो रहा है? यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही हो रहा है, 3 4 5 और 6। तो 20th क्वेश्चन है, क्लासरूम कम्युनिकेशन है जो बेसिस इन मतलब कक्षागत जो कम्युनिकेशन है, क्लासरूम कम्युनिकेशन है, वो किस बेसिस पे है? तो ऑडियंस फ्रेगमेंटेशन, नॉन इन्फॉर्मेटिव क्यूज, अटेंशन डाइवर्जन, इंटेंसिव लिसनर्स फोकस। तो ये किस पे डिपेंड करता है? डी ऑप्शन, इंटेंसिव लिसनर्स फोकस। मतलब जो श्रोता है उनका गहन संकेंद्रण, मतलब कक्षा में एकाग्रता ही कम्युनिकेशन का आधार होता है। जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी एकाग्रता जो होती है वही जो है क्लासरूम कम्युनिकेशन का आधार होती है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा बहुत ही मतलब हार्ड लैंग्वेज लिखी गई है, हिंदी में भी आप पढ़ेंगे ना तो होश में आ जाएंगे। तो ये है, यहाँ पे क्या होगा? इंटेंसिव लिसनर फोकस, ये ऑप्शन आपका सही होगा। अब हम पढ़ेंगे गणितीय तर्क और अभिवृत्ति। 25 क्वेश्चन तक हम आपको कराएंगे, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में कराएंगे, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाती है तो कुछ लोग देखते नहीं हैं। गणितीय तर्क और अभिवृत्ति को कहते हैं मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एटीट्यूड। इफ फेस FACE इज कोडेड एज SCEG देन द कोड ऑफ हाई विल बी HIG। मतलब फेस की तरह, फेस को अगर SCEG लिखा जा रहा है तो इसी कोड में HIGH को क्या लिखा जाएगा? तो फेस को आप देख रहे हैं, इसमें क्या प्रोसेस है? मतलब F में 2 वर्ड्स को प्लस करके H लिखा गया है, A में 2, ऐसे तरह सब में 2 प्लस किया गया है। तो हाई में भी 2 2 का प्लस किया जाएगा और इनसे जुड़े शब्द बनेंगे JKIJ, मतलब डी ऑप्शन सही है। 21th क्वेश्चन है, द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज 12 15 21 33 57 इज। तो यहाँ पे 12 15 21 33 तथा 57 की जो श्रृंखला है उनमें अगला अंक क्या होगा? तो हमारा सॉल्व करने का तरीका है। अब जैसे 24 का यहाँ पे किस तरह से हो रहा है, देखिए 12 में 15, जब 12 से 15 हो रहा है तो 3 का गैप, 3 जुड़ रहा है। फिर उसके बाद 15 से जब 21 हो रहा है तो 6 हो जा रहा है। 21 से 33 12 हो गया, 33 से 57 हुआ तो 24। इसी प्रकार जब 57 से आगे बढ़ेगा तो भैया 24 को 2 से गुणा कर देंगे, 48 जुड़ेगा तो 105 यहाँ पे होगा। तो ऑप्शन आपका डी सही होगा। 23 क्वेश्चन है। अब 23 देखिए, द नेक्स्ट, ये सब रीजनिंग है। द नेक्स्ट टर्म इन लेटर सीरीज DY JX OW SV VU, इसमें जो है अगला जो है सीरीज क्या होगा? वर्ड श्रृंखला DY JX OW SV VU में अगला पद क्या होगा, यही पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो अगला पद क्या होगा? जैसे देखिए D में 6 प्लस हो रहा है तो J बन रहा है, और Y में -1 हो रहा है तो X बन रहा है, और यही सीरीज चल रही है। फिर J में प्लस हो रहा है 5 तो क्या बन रहा है? O बन रहा है, तथा और X में 1 माइनस हुआ W। मतलब राइट वाले वर्ड से 1 माइनस किया जा रहा है और लेफ्ट वाले वर्ड में 6 पहले हुआ, फिर 5 हुआ, फिर 4 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 2 हुआ। तो अब क्या होगा? अब 1 होगा। इस प्रकार से होता जा रहा है ना। तो V के बाद V U तक हमें पता था, तो V में 2 प्लस हुआ तो X हुआ, और यहाँ पर U में कितना? 1 माइनस हुआ तो T हुआ। तो यहाँ पे X T जो है वो हमारा ऑप्शन सही है, B वाला। यहाँ पे आंसर दिया है वो ज़्यादा अच्छा है, इसलिए मैं आपको दिखाते जा रहा हूँ। अब 24वां नंबर है, विच ऑफ दीज वर्ड्स इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। मतलब दिए गए शब्दों में विषम शब्द कौन है? देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा होता है, इसके लिए आपको थोड़ा जानकारी होनी चाहिए, आपकी सोचने समझने की क्षमता ज़्यादा होनी चाहिए। जैसे टाल है, लंबा होता है, थिन मतलब पतला हो रहा है, ह्यूज मतलब विशाल हो रहा है, शार्प मतलब नुकीला हो रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका डी सही होगा, नुकीला। मतलब लंबा, विशाल तथा पतला किसी व्यक्ति, वस्तु
की संपूर्णता की विशेषता बताया जा रहा है, लेकिन जबकि नुकेला जो हो रहा है उससे किसी विशेष भाग की विशेषता को बताई जा रही है। तो ये डिफरेंट लिख रहा है, तो जो डिफरेंट दिख रहा है उसी को आप चूज कर लेंगे। ये कभी कभी गलत भी हो जाते हैं, आपकी थिंकिंग के अनुसार अगर आंसर ना हो तो वो गलत कर दिया जाता है। 25वां क्वेश्चन है, राम सेड टू श्याम, राम ने श्याम से कहा, वह लड़की जो गुड़ियों से खेल रही है वो मेरे पिता की पत्नी की 2 पुत्रियों में से एक छोटी है। गुड़िया के साथ खेलने वाली लड़की राम से कैसे संबंधित है। तो यहाँ पे देखिए ग्राफ बना है, मतलब राम जो है वो किसी अननोन पर्सन से बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि जो 2 लड़कियाँ पुत्री 1 और पुत्री 2 खेल रही हैं गुड़ियों के साथ, वो मेरे पिता की पत्नी की 2 पुत्रियों में से छोटी हैं। ठीक है, तो वो पुत्री 1 या पुत्री 2 किसी में से एक को बोल रहा है। तो उपयुक्त चित्र से स्पष्ट हो रहा है कि गुड़िया के साथ खेलने वाली लड़की राम की बहन होगी, चाहे वो फर्स्ट हो चाहे सेकंड हो, वो राम की क्या होगी, बहन होगी। तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। अब यहाँ पे अगला युक्ति युक्त तर्क होगा, मतलब रेशनल रीजनिंग। अब आगे के 25 क्वेश्चन मैं नेक्स्ट पार्ट में कराऊंगा। तो आपको वीडियो कैसे लगी आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और नेक्स्ट पार्ट जल्द ही अपलोड होगा। धन्यवाद।